सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जम्मू कश्मीर के चेयरमैन राजेश शर्मा ने इम्तिहानात लेने के अपने एपटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले का दिफा किया है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तमाम उसूल और जवाबित और गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। शर्मा ने SSB उम्मीदवारों के एहतजाज और इम्तिहानात से जुड़े उमूर पर खदशात को लेकर भी इजहार ख्याल किया। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू कश्मीर का चोली दामन का साथ चल रहा है। पहले 2 एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा और अभी SSB एस्पिरेंट्स सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो जम्मू कश्मीर में वो एग्जाम क्यों कंडक्ट कर रही है। इन सारे मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए राजेश शर्मा जी हैं, जो SSB जम्मू कश्मीर के चेयरपर्सन हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन कंट्रोवर्सी कहां लेकर जा रही हैं SSB को। सर, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोवर्सीज का ऐसा लग रहा है कि SSB के साथ चोली दामन का साथ है। 2 रिक्रूटमेंट जो हैं वो CBI उसकी इंक्वायरी कर रही है, हालांकि वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके थे। अब ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी एक प्राइवेट एपटेक जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करी है उसको लेकर, तो क्या सर पूरा माजरा क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। इसमें आपको ना एक पहले इसको प्रोसेस को समझिए कि ये इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। मार्च 2022 में 3 एग्जाम हुए हैं अकाउंट्स असिस्टेंट का, फॉलोड बाय जूनियर इंजीनियर सिविल, सब इंस्पेक्टर। ये तीनों एग्जाम कैंसिल हो गए। इनमें कुछ रिपोर्ट्स आई, एक सरकार ने हाई कमेटी बिठाई, हाई पावर्ड कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में ये एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद CBI को दिया जाता है। ये यही सरकार देती है, यही लोग देते हैं। चेयरमैन भी यही है। हाँ, चेयरमैन भी यही है और रिकमेंडेशंस भी शायद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। रिकमेंडेशंस भी सरकार कुछ बोर्ड की भी लेती है कि आपने क्या किया इसमें, और असिस्टेंट्स भी इंक्वायरी कमेटी को यही बोर्ड प्रोवाइड करता है और यही स्टाफ करता है जो आज है। अब अगर कुछ पाया गया तो पेपर कैंसिल किए गए, क्योंकि सरकार या बोर्ड इस चीज में रखता है बिलीफ कि कोई भी गलत बच्चा नहीं आना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जो मेहनती है मेरिट के हिसाब से आ जाए। अब उसके बाद एक नया प्रोसेस शुरू होता है कि भाई OMR में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है बाहर से, जम्मू कश्मीर में प्रिंटिंग नहीं होती है, ये बाहर के हैं जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, और ये सारे प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये एक वल्नरेबल कंपोनेंट बन जाता है, आपको बाई रोड लाना है, इवन बाई एयर लाएंगे, रिस्क रहता है। तो उसके चलते ये डिसाइड किया जाता है कि हम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एक तो ये रीजन है जिस कारण करवाएंगे, और दूसरा ये रीजन है कि हर एडवांस कंट्री में, इवन हमारे देश में जो हमारी मेजर रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, दे हैव शिफ्टेड टू CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे हम। उसके लिए कहा जाता है कि भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि हम भी पूरी तरह से परिचित नहीं है इस चीज से, हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और इन कंपनी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं जो कंपनीज एग्जाम कराती है। उसके चलते हमारे पास 9 कंपनियां आती हैं, उनसे हम सारा इंटरेक्ट करते हैं। मैं भी उस इंटरेक्शन में शामिल था, और समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस समझने के बाद हमने क्या किया, एक टेंडर निकाला प्योरली एज पर GFR रूल्स, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस के हिसाब से। उसमें कुछ कंपनीज आती हैं, पहला टेंडर आता है, उसमें कोई भी कंपनी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। एक कंपनी ऐसी आती है जो ऑलमोस्ट क्वालिफाई करती है, एक्सेप्ट एक डॉक्यूमेंट उसका प्रॉब्लम थी, जिसमें वो एफिडेविट उसने नोटराइज दिया था, मैजिस्ट्रेट का नहीं था। परचेज कमेटी जो सरकार ने बनाई थी, सीनियर लोग थे उसमें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है तो हम इसको रिकमेंड कैंसिल करके नया फ्लोट करो। हमने कर लिया। उसके बाद 5 कंपनीज आती हैं टेंडर में। 5 में से जब हम इवेल्यूएशन करते हैं, जो टेंडर है हमारा वो कॉस्ट कम सिलेक्शन बेस्ड टेंडर है, जिसमें कास्ट और टेक्नोलॉजी दोनों को कंसिडरेशन करते हैं और दोनों को वेटेज दी जाती है। दैट इज डिफाइंड इन द GFR। तो जब ये कंपनीज करते हैं, 2 कंपनियां पहुंचती है हमारी फाइनल स्टेज पे, उनको हम असेस करते हैं टेक्निकली, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। एक को 4 नंबर यहां से मिलेंगे, 8 नंबर यहां मिलेंगे, उसने कितने एग्जाम कराए हैं, उसके पास कितने कंप्यूटर सेंटर हैं, लाइक दैट। और जब ये सारा हम कर लेते हैं
उसके बाद उनका फाइनेंशियल स्कोर देखते हैं। जब उनका एग्रीगेट करते हैं, हमारे पास एक कंपनी L1 आती है, हम उस कंपनी को टेंडर दे देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मामलात को लेकर कुल जमाती मीटिंग तलब की है। यह मीटिंग 11 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी। इस मीटिंग में एसएसबी और एप्टेक कंपनी के तनाजे पर बातचीत होगी। मीटिंग में इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, बुलडोजर की कार्रवाई और दीगर इश्यूज पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए इस पर रोशनी डालने में गुरेज करते रहे। वहीं जम्मू अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुल जमाती इजलास में शिरकत नहीं करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जियारत से तशरीफ लाए हैं, जियारत करके आए हैं आप। पहले ये कि जियारत में क्या खास दुआएं, और दूसरा आते ही आपको जरूरत पड़ी ऑल पार्टी मीटिंग की, ऐसी क्या? ऑल पार्टी की मीटिंग मेरे जाने से पहले मुकर्रर हुई थी। जहां तक वहां जाने का सवाल है, जो ही काबा शरीफ के दीदार हुए तो मैंने पहली दुआ जो मांगी वहां अल्लाह से वही कि अल्लाह ताला हमारी रियासत में अमन लाए और हमारी मुश्किलों को दूर करे। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है, बेकारी है, बदहाली है, बीमारी है और ड्रग्स का भी है, हर तरफ से बेहाई भी बढ़ गई है। तो मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह अब हमें माफ़ कर और हमारे लिए रास्ते नेक कर, अच्छे कर, और जो मुकबिर है उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह उनको भी सही रास्ता दिखाए, उनको भी ईमान पे लाए। यही मेरी दुआ थी। डॉक्टर साहब, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या खास मुद्दे रहेंगे? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग कल है जी। जब वो हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपके सामने सब मुद्दे आ जाएंगे। एप्टेक का बड़ा मसला है, बहुत सारे नौजवान है जो सड़कों पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि एप्टेक एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाया है, हमारा फ्यूचर दाव पे। जी, मैंने देखा है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी बातचीत होगी और उस पर जो भी वहाँ पे बहस होगी उसमें जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने लाएंगे हम। गवर्नमेंट बहुत एडमेंट है, मानती नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें करना ही करना है। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, एक मिनट, एप्टेक पे लड़के उम्मीदवार जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने दूसरे ही दिन एसएसबी के थ्रू निकाला कि इम्तिहान होगा, इसी कंपनी के थ्रू होगा, नोटिस निकली, अब उनको रोल नंबर स्लिप्स भी इशू होने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, एक ही तरफा हो रहा है? देखिए, जरूर मैंने कल जो मीटिंग है इसमें हम लोग पूरी तरह से बहस करेंगे और जो भी हमसे होगा हम उस पर फिर अमल करेंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, मैं जानता नहीं, हमारी तरफ से दावत हर एक को है। अब उनमें से कौन आता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे आएगा वो तो मैं नहीं जानता। बीजेपी को दावत देंगे? नहीं, कल होगी और इसमें मुद्दे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा वही मुद्दे हैं जो यहाँ के आज के मुद्दे हैं। उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा एप्टेक को लेकर, टैक्स को लेकर जो भी मुद्दे हैं उन पे बात होगी। हमने पूछा कि बीजेपी का क्या, बीजेपी को दावत देंगे, उन्होंने कहा बीजेपी के मामले में कहा कि नहीं, बाकी सब पार्टियां, हालांकि बीजेपी ये इल्जाम लगाती रही है ये असल में बीजेपी के खिलाफ मुहाज खोलना है, लेकिन मुद्दे हैं अपोजिशन के पास। आज की तारीख में उनके पास काफी मुद्दे हैं जिन पे हुकूमत को घेरा जा सकता है। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर। हाईकोर्ट ने एप्टेक कंपनी को इम्तिहान मुनक्किद कराने की इजाजत दे दी है। दोबारा सुनवाई के लिए मामला सिंगल बेंच को वापस कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने एप्टेक कंपनी बनाम विंकल शर्मा मामले में अपना ये फैसला सुनाया। अब मामले की नए सिरे से जांच करने के अहकाम जारी किए गए हैं। याद रहे कि उम्मीदवार एप्टेक के जरिए इम्तिहान मुनक्किद कराने के इंतजामी फैसले की जमकर मुखालफत कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ 11 मार्च को जम्मू बंद की कॉल दी गई है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर इदारों ने बंद की कॉल दी है। इन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। इस बीच जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ताजिर जम्मू बंद की कॉल की मुखालफत कर रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के हामी हैं। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के सरकारी फैसले के खिलाफ बतौर एहतजाज हफ्ते को जम्मू बंद की कॉल दी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में केसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू चैंबर की तरफ से दी गई की कॉल की हिमायत नहीं करेगा। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर हुकूमत से बातचीत जारी है।
जम्मू इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, बन रही है। तो ये जम्मू ही है हमारा जो बचा हुआ था प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया तो कहीं पे भी आप देखो तो सब टैक्सेस हैं, और यहाँ पे जो है बिल्कुल नॉमिनल लगा रही गवर्नमेंट। और हमारा कंट्रीब्यूशन एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए मेंबर एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारी ये फ़र्ज़ बनता है। अभी तो गवर्नमेंट कोई खास इस पर टैक्स लगाया ही नहीं है, 1% टोटल। तो बेसिकली देखा जाए तो वो नॉमिनल है। सुना है कि प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, तो कुछ लोग पुराने ऐसे भी कह रहे थे कि यानी कि 20 साल पहले भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते थे। गवर्नर साहब ने अपनी वो पुरानी रसीदें भी पेपर में बताई थी। तो टैक्स इतना ज़्यादा भी नहीं लगा रहे, 100 रुपये पर मंथ है, छोटा सा टैक्स है, मेरे हिसाब से देना चाहिए, उससे डेवलपमेंट होगी। कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं शहर की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की, और जितना ज़्यादा पार्ट बिजनेसमैन पे कर सकता है हम पे करने के तैयार हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि 8.5 करोड़ बिजनेसमैन 135 करोड़ को पाल रहा है। तो हम कहीं भी टैक्स देने में पीछे नहीं हटें। और मैंने पिछली बार भी कहा, टैक्स 3 चीज़ों से लागू होता है। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी टैक्स, सेल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, दुकान खोलिए। जैसे एक बिजनेसमैन जीएसटी लेने के लिए दुकान खोलता है, सामान रखता है, आप बनाइए शहर को सुंदर। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जरिए जम्मू बंद के कॉल की हिमायत देने से इनकार किया है। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ विजय सिंह चिप ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो बंद की हिमायत करते, लेकिन इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से कोई बातचीत नहीं की गई। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज द्वारा एक जम्मू बंद की कॉल जो है वो दी गई है, जिसमें युवा राजपूत सभा और अलग बाजारों के जो प्रधान हैं उन्होंने भी उसका समर्थन किया है। बट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशाल सिंह चिप जी हैं, जम्मू कश्मीर विजय सिंह चिप जी, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और क्या कल चक्का जाम रहने वाला है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये संशय है कि कल गाड़ियां चलेंगी या नहीं चलेंगी। विजय जी, क्या कुछ आपका मत है इसको लेकर? पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ आपकी द्वारा जो जानकारी है वो दी जा रही है, और साथ ही साथ जम्मू बंद को लेकर क्या कुछ आपका टेक है? धन्यवाद। देखिए, मैं तो पहले ये क्लियर करूँगा, खासकर चक्का जाम के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी टीम है जम्मू प्रॉमिस की, एक हमारी मीटिंग कल थी, मेगा मीट, जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी हमारे उसमें मजदूर संघ, ट्रांसपोर्ट, कांग्रेस ट्रांसपोर्ट दिल्ली और पूरी स्टेटों के जितने भी प्रधान साहिबान थे, तो संतूर होटल में हमारी मीटिंग थी। तो माननीय जो हमारे भटनागर साहब हैं, एडवाइज़र टू गवर्नर, तो सारी टीम हमारी कश्मीर में थी और ट्रांसपोर्टरों ने वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हमें पता चलता है कि कल के लिए जो चक्का जाम की है, अभी हमारी टीम जम्मू पहुंची है आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। तो सभी ने बैठ के हमने एक मीटिंग की, क्योंकि चेयरमैन जो हमारे अजीत सिंह जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हमारी मीटिंग वहीं पे हुई और सभी ने डिसीजन, क्योंकि हमारी जो, खासकर मैं क्लियर करूंगा, हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट है, ये जम्मू, खाली जम्मू सिटी की नहीं है। क्योंकि जब हमें कोई सुई चुभती है तो वो दर्द कश्मीर में भी होता है, और अगर कश्मीर में होता है जम्मू में भी। तो ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। पहले तो मैं क्लियर करूंगा, हमारी गाड़ियां रोजमर्रा की तरह उसी तरह चलेंगी। कारण मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पेपर एग्जाम्स चल रहे हैं CBSE के, दूसरा जब भी आपने देखा कि ट्रांसपोर्टरों को जब भी कोई उनकी मांग रहती है तो हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। तो मैं सवाल जहां ये खड़ा होता है कि अगर चैम्बर ने स्ट्राइक पे जाना था, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि 10 दिन पहले हमारे साथ बैठ के कोई रणनीति तैयार करते? तो मुझे लगता वो रणनीति कहीं कामयाबी की तरफ बढ़ती। तो ये ट्रांसपोर्टरों का जो आज का हमारा फैसला यही है, गाड़ियां जैसे हमारा चक्का चलता है उस स्पीड से चलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और साफ तौर पर चैम्बर की जो बंद की कॉल दी गई है उसे ट्रांसपोर्टर्स फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि इनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये अलग से एक मेमोरेंडम जरूर LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे कि उसे जो है वो नहीं लगाना चाहिए, और उसको लेकर आगे जो रणनीति होगी वो ये अपने हिसाब से तय करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा।
पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में इन्फोर्समेंट विंग ने तलाशी ली। इस दौरान प्लाईवुड फैक्ट्री से भारी मकदार में यूरिया खाद बरामद की गई। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में इन्फोर्समेंट की टीम ने फैक्ट्री से यूरिया खाद की भारी मकदार जब्त की। डायरेक्टर के मुताबिक खाद सब्सिडी की है, जो कि किसानों के लिए थी, लेकिन वो प्लाईवुड बनाने में इस्तेमाल में लाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर से बात की है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का, और उन्होंने शायद अपने तहसीलदार साहब को या कंसर्न एसएचओ को हदायत इशू की है। मैंने जो काम करना था, क्योंकि मैं किसानों का तर्जमान होने के नाते कश्मीर वादी के अंदर 7.5 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो किसानी के साथ मुंसलिक हैं, और अगर मेरा किसान खाद के लिए तड़पे, वो उसको खाद ना मिले तो गलत तरीके से इस खाद का इस्तेमाल हो, ये मैं किसी काम में नहीं होने दूंगा। इनपुट मिलने के बाद हमने इतनी क्वांटिटी जो आपके सामने मौजूद है आज सीज करके रखी है अंडर द सुपरविजन ऑफ अवर वर्दी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर। क्या सीज होगा ये? बिल्कुल, जो हमारा फर्टिलाइजर एक्ट 1985 जो है उसके तहत जो भी कार्रवाई लाजमी होगी वो अमल में ज़रूर लाई जाएगी। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अगर देखा जाए सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो भारी मकदार में जो है यूरिया खाद जो है वो सीज कर दी है। ये यूरिया खाद यहाँ पर जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है इसमें पाई गई है, तो लगभग 200 से ज़्यादा जो है बैग्स है जो यूरिया खाद के हैं ये पाई गई है। और डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है उनका यही कहना है कि ये खाद जो है सब्सिडाइज रेट्स पे किसानों को मिलनी थी, लेकिन ये यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो इस हवाले से मजीद अब इस इंडस्ट्रियल यूनिट के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लासीपोरा, पुलवामा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च को खोल दिया जाएगा। शुरुआत पर यहां ट्यूलिप शो रखा जाएगा। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस साल ट्यूलिप शो के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। मुतल्लिका महकमा इस साल भी सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद की तवक्को कर रहा है। इस बार रंग बिरंगे ट्यूलिप्स खिलना शुरू हो गए हैं और इस साल 68 से ज्यादा अकसाम के लगभग 16 लाख ट्यूलिप काबिल दीद रहेंगे। जैसे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर साहब ने ऑलरेडी इस चीज़ पर बात की है, 19 मार्च को इस साल ट्यूलिप गार्डन जो है लोगों के लिए खोला जा रहा है। इस साल ट्यूलिप्स के ही सिर्फ 68 वैरायटीज हैं, लेकिन इस ट्यूलिप के अलावा बहुत सारी और फूल भी इसमें होते हैं, जैसे डेफोडिल्स होते हैं, मस्करियस होते हैं, हाइसिंथ्स होते हैं, तो उनकी भी बड़ी सारी वैरायटीज बाग में है। लेकिन ये जो पिछले कई सालों से टेम्परेचर बढ़ गए हैं, इससे ब्लूम जल्दी आ जाता है और इस वजह से ट्यूलिप गार्डन जो है कुछ दिन पहले ही मार्च के लास्ट हफ्ते में खोला जाता है। पहली फैसिलिटी तो यही है कि बेसिक पर्पस गार्डन में बहुत सारे फूल होना है, गार्डन का साफ सुथरा होना, गार्डन का स्प्रूस होना, ट्रिम होना है। लेकिन इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज जो हैं वो भी गार्डन में मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले मैं कहूँगा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की ठीक ठाक यहाँ पर हमने फैसिलिटी रखी है इन द फॉर्म ऑफ आरओज़ और वाटर एटीएम। इसी तरह टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी गार्डन में मौजूद हैं और ठीक ठाक रेन शेल्टर भी एक हमने यहाँ बनाया हुआ है। अगर कभी मौसम ख़राब हो जाए तो उस वक्त टूरिस्ट जो है उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। शोराय आफाक टूलिप गार्डन 19 मार्च से खुलने जा रहा है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे टूलिप गार्डन से। ये जो टूलिप हैं किस तरह से ये टूलिप खिल के यहाँ पे आए हैं, इसी तरह के टूलिप जो हैं वो पूरे इस गार्डन में रहेंगे। बताया जाता है कि तकरीबन 68 वैरायटीज के 16 लाख के करीब जो टूलिप्स हैं वो इस बारी के जो टूलिप शो यहाँ पे सराज बाग में होगा का वो हाईलाइट रहेंगे। और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो लास्ट ईयर तकरीबन 3,60,000 विजिटर्स टूलिप गार्डन आए थे वो रिकॉर्ड जो है वो इस बारी पार होगा। हालांकि टूलिप गार्डन को स्टार्ट किया गया था इसलिए ताकि जो टूरिज्म सीजन है उसको प्रिपोन किया जा सके। उस टूरिज्म सीजन को प्रिपोन करने में जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफी हद तक कामयाब हुई है। जो कि हमने देखा कि जो मई में टूरिस्ट यहाँ पे फ्लो रहता था वो टूरिस्ट फ्लो अब मार्च से ही स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में फिर से एक बार आपको दिखाएंगे पहले विजुअल्स ये टूलिप गार्डन के हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये अभी फुल
हालांकि जो टुलिप गार्डन में है वो अभी नहीं हुआ। इन 5-6 दिनों में जो है पूरा ब्लूम यहाँ पे खिल के आएगा और 19 तारीख अब फाइनल हो गई है। 19 तारीख को टुलिप गार्डन न सिर्फ यहाँ के मुकामी लोगों के लिए बल्कि टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। वक्त है एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम होने वाला थिएटर फेस्टिवल खत्म हो गया है। 8 रोज़ा इवेंट के अख्ताम में मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर सोहन कौल का लिखा हुआ ड्रामा निम्तमाज टैगोर हॉल में स्टेज किया गया। ड्रामा देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर क़य्यूम हुसैन इस दौरान मेहमान खुसूसी थे। दीगर मौजूद हस्तियां भी इस मौके पर शरीक रहीं। बहुत खुशी की बात है कि 2-3 साल के बाद यहाँ फेस्टिवल हुआ। बेशक 8 ही ड्रामों का हुआ, लेकिन चलो अच्छा है, एकेडमी ने एक कदम उठाया। बड़ी मुद्दत के बाद एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ। खुशी थी सबके दिलों में, जो ड्रामा से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, देखने वाले हैं, शायकीन जो हैं वो आए। और एक चीज़ नई हुई जो अच्छी लगी कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया गया ताकि ये जो आर्ट है ड्रामा का, थिएटर का, ये नई पौध में नई पीढ़ी तक पहुंचे, उनमें भी शौक पैदा हो ड्रामा देखने का और थिएटर को अप्रिशिएट करने का। ये जो ओवरऑल इस बार जो थिएटर फेस्टिवल हुआ, अच्छी भीड़ थी। कॉलेजेस इसमें आए, स्कूल बच्चे इसमें आए। जो एक खुशाइन बात थी कि जो हमारी अगली पीढ़ी है उन तक थिएटर कैसे पहुंचाना है, उनको इसमें कैसे दिलचस्पी होगी। कल्चरल एकेडमी ने ये एक अच्छा स्टेप इस बार लिया था कि बच्चों को कॉलेजेस से, स्कूलों से बुलाकर यहाँ थिएटर दिखाया। तो साल में एक थिएटर फेस्टिवल होगा तो उससे हमारा थिएटर पनपेगा नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ावा देना होगा, ये चीज़ें करनी होगी। जैसे NSD का कल से एक वर्कशॉप हो रहा है 10 दिन का, उसमें अगर बच्चे आएंगे वो भी यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जैसे नार्जून NZCC वाले यहाँ फेस्टिवल करते थे या साहित्य एकेडमी यहाँ फेस्टिवल करते थे, वो सब चीज़ें अगर रिवाइव होती है और हमारी जो कल्चरल एकेडमी है वो 2-3 फेस्टिवल साल में करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको भी एक शौक बढ़ जाएगा। अगर उनकी एक आमदनी यहाँ से होगी, उनके घर चलेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आगे बढ़ेगी। कश्मीर में साइबर हमले जारी हैं। ऐसा ही एक मामला पटन के खासीपुरा खोर शहराबाद में सामने आया। यहां एक दुकानदार को एक जालसाज ने मकामी कैंप के फौजी अहलकार कहकर हार्डवेयर का सामान मंगवाया, जिस पर दुकानदार रफीक अहमद ने 42,200 रुपए का ऑर्डर तैयार किया, जिसके बाद उसे बिल वसूल करने के लिए अपने अकाउंट से 1 रुपया ट्रांसफर करने को कहा। जो ही इस दुकानदार ने 1 रुपया ट्रांसफर किया तो फौरन उसके अकाउंट से 1,35,000 उड़ा लिए गए। एक कॉल आई विक्रम के नाम से, उसने कहा था मैं लोकल कैंप से हूँ। जब मुझे एक कॉल मिली तो उसने कहा था बेटा हमें कुछ सामान चाहिए। पहले उसने मुझे नाम पूछा कि आपका नाम मोहम्मद रफीक है, फादर का नाम गुलाम हसन है, आप खासीपुरा में रहते हो, पूरा डिटेल उसने कहा था। जब उसने पूरा डिटेल मुझे कहा था तो फिर मैं उस पर ये हो गया, तो बेटा हमें कुछ सामान चाहिए। उसने कहा था मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा डिटेल, तो आप देखो ये। जब मैं उसने व्हाट्सएप पे हाई भी किया मुझे तो फिर मैंने यहाँ से उसको बिल भेज दिया। मैंने कहा बेटा भेजो हमें माल, मैंने भेज दिया माल। फिर उसने कहा था मुझे ऑटो वाले को फोटो भेजो और उसका नंबर भेज दिया। फिर जब मैंने नंबर भेज दिया फिर विक्रम ने खुद किया ऑटो वाले के साथ बात। मैं उस फ्रॉड ने मुझे कहा था कि फ्रॉड के नाम से उसने कहा था सीओ की कॉल आएगी। फिर जब कॉल आई तो मैंने पिक किया तो उसने कहा कितना बिल बनता है, मोहम्मद रफी कितना बिल बनता है। मैंने कहा था 40,220 बनता है। उसने कहा बेटा इसी नंबर पे चल रहा है फोन पे। मैंने कहा था हाँ सर इसी नंबर पे चल रहा है। उसने कहा था बेटा मैं आपको पहले 1 रुपया डालता हूँ, आप देखो मैंने यहाँ चेक किया था 1 रुपया आ गया। फिर उसने कहा था 1 रुपया वहां से डालो, मैंने 1 रुपया यहाँ से भी डाल दिया। उसने कहा हाँ आ गया। फिर उसने कहा था मुझे बार कोड भेजो, आपके पास फोन पे गूगल पे चल रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने यहाँ से भेज दिया। जो भी मैंने यहाँ से भेज दिया तो वहां से उसने बारकोड की तरह ही उसने लिंक एक भेजा, तो मैंने वहां ओपन किया। वो जब मैंने वो ओपन किया तो यहाँ से अकाउंट से पूरा पैसा निकल गया। उसी टाइम में गया था लोकल कैंप के पास, तो उन्होंने कहा था हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। जो वहाँ मेजर साहब है उसने कहा था यहाँ मेरी तरफ कोई कॉल नहीं, ना हमारी तरफ से कोई कॉल आई। जिला गांधरबल में पटवारियों की जारी हड़ताल की वजह से लोग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं।
पंचायत राज इदारे के मेंबरान बशमूल बीडीसी और सरपंचों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुजाहिरीन के हकीकी मुतालबात को पूरा करे ताकि आम लोगों के दरपेश परेशानी को कम किया जा सके। एहतजाज करने वाले पटवारी अपने पे ग्रेड में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मैं डीडीसी मेंबर सफापोरा का हूँ। आज यहाँ पे जो पटवारी साहब पिछले 10 दिनों से हड़ताल पे हैं, तो लोग सफर कर रहे हैं। आज सुबह भी पूरे सफापोरा वाले मेरे पास आए थे, 10 आ रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं। इसमें अगर इनकी जेन्युइन डिमांड है तो गवर्नमेंट को चाहे वो पूरे करें, इनकी डिमांड्स क्यों नहीं पूरे करते हैं? सफर तो हम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अपने जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उसको भी चाहे वो यहाँ पे इनके सामने वो आए, यहाँ पे इनकी डिमांड्स देखें। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। फाइनली हम लोग सफर कर रहे हैं। इसमें हम ये डिमांड करते हैं कि पटवारियों के साथ सरासर नाइंसाफी होती जा रही है। जो पटवारियों की डिमांड है, पिछले 10 दिनों से यहाँ पे स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं, बस सरपंच की उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो पूरा कीजिए, ताकि जो लोग हैं वो सफर होते हैं। आज 10 दिनों से लोग वहाँ परेशानी में है कि हमें पटवारी साहब नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पटवारी लोग जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उनका जो भी जेन्युइन मुतालबा होगा वो पूरा किया जाए, ताकि लोगों को भी आने वाले वक्त में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम जो हमारी ये डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है हमारी है, आपने आज तक पूरी नहीं की, बट बराए मेहरबानी अब करें, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। लोग हमारी गवर्नमेंट का, अपनी गवर्नमेंट का, जो हमारी प्यारी गवर्नमेंट है, उसके करोड़ों अरबों के नुकसान हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्ट्राइक से। तो हम गवर्नमेंट से मोदबाना अपील कर रहे हैं कि जो हमारी जस्ट डिमांड है इनको आप एट इंस्टेंट ये पूरा करें, क्योंकि ये डिमांडें हमारी हैं जब से हमारी इंसेप्शन हुई है। पटवार एसोसिएशन पुलवामा से वाबस्ता पटवारियों ने अवंतीपुरा में तहसील ऑफिस के सामने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पटवारियों का कहना है कि वो पिछले 10 दिनों से कलम छोड़ हड़ताल पर हैं, ताहम सरकार उनकी जायज मांगे पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जिला पुलवामा के कंडी अगलर की नई बस्ती के बाशिंदों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने दरबगाम कंडी अगलर शाहपुर शाहराह पर धरना देकर कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक की नकल हरकत मुअत्तल कर दी। उनका कहना है कि अगलर कंडी की नई बस्ती गुज़श्ता 9 साल से पीने के पानी की सहूलियात की मांग कर रही है, लेकिन आज तक उनकी मांग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। तमिस बोन वोत कत पड़ुक रात तमिस गो डोड़स वरियस में वातनुक तमिस आ। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के इश्तिराक से चरसू अवंतीपुरा में कौमी शाहराह पर पहले देही मार्केट का इफ्तिताह किया। इस मार्ट में मकामी दस्तकार अपनी बनाई हुई अशिया को फरोख्त करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। पूरी कंट्री में हम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के काम देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें एसएचजीज को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे वुमेन फोक एसएचजीज में आए हैं, उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनको अपना जो भी वो प्रोड्यूस बना रहे हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है, चाहे वो कोई प्रोड्यूस अपने फार्म सेक्टर से निकाल रहे हैं, ऑफ फार्म सेक्टर से निकाल रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए जैसे एक प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल करा रहे हैं, एक ब्रिज उनको दिला रहे हैं, ताकि वो अपना प्रोडक्ट यहाँ कंट्री में। बिल्कुल, जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे पिछले साल, तब उन्होंने इस बात का एक एक्शन प्लान बनवाया था नाबार्ड से कि एक ग्रेजुअल मैनर में हम इस तरह के रूरल मार्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे लोकेशंस में खोलेंगे। तो ये क्योंकि ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम सभी एरियाज को, सभी ब्लॉक्स को कवर करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 1968 का एक इंजीनियरिंग मार्वल यानी एक भारी ड्रिगिंग मशीन बारामूला कस्बे में झेलम नदी में बरसों से पड़ी हुई है। महकमे आबपाशी और
कंट्रोल ने अपने मुलाजमीन को भारी मशीनरी की हिफाजत के लिए तैनात किया है, लेकिन कस्बे के लोग इस भारी ड्रगिंग मशीन को दरिया से हटाना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि दरिया के अंदर पड़ी यह भारी भरकम मशीन न सिर्फ दरिया के हुस्न को दागदार बना रही है, बल्कि बारामूला की खूबसूरती भी मुतासिर हो रही है। पेश एक रिपोर्ट। उन्नीस सौ 1968 में जम्मू कश्मीर के उस वक्त के वजीर आला गुलाम मोहम्मद सादिक के जरिए शुरू किया गया ये इंजीनियरिंग मावल यानी ड्रगिंग मशीन अब मेन बस स्टैंड बारामूला के करीब दरिया में पड़ी हुई है। कुछ लोग जिन्होंने डिसल्टिंग के अमल को देखा है और अब महकमे के मुलाजिम हैं ने बताया कि उस वक्त महकमे के 100 के करीब मुलाजमीन मशीन पर काम करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अब ये टेक्नोलॉजी मतरूक हो चुकी है और कई दहाइयों से ये यहाँ दरिया के किनारे पड़ी हुई है। मशीनरी की हिफाजत पर मामूर मुलाजिम का कहना है कि वो आला अफसरान के हिदायत के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो इस बड़ी मशीनरी का क्या करे। 1960 में सैलाब आमुत बख्श समय हुकूमत तो तम पे आमुत ओनमुत ये ड्राइजिंग तो ये अलाव बी तथ दौरान आमुत कह ड्राइज यम हेर जेटी मे विन तमुक ये आ बिल्कुल तो पे चलान तो तम पे चलो ना पे 10 वहर चलो तो ड्राइजिंग जरूरत कहें तो तम पे बेहती पे छोटा था तब हम पूरा सब कुछ बिल्कुल फंक्शनल था। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, तो हेवी सिस्टम था इसका। वारिया काम करान वारिया फंक्शन करान 6 बजे बगन सुबह गम शुरू चे डंपिंग सिस्टम गाड़ी तम गई सोरे तो वारिया स्टाफ तम मकले सारी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट सोरे मगर बिल्कुल फंक्शनल तम दो बिल्कुल यह बिफोर 90 से पहले तो मगर बहुत लकुट तुम बिल्कुल 100% फंक्शनल स्टाफ मकल यह मुलाजिम तम मकले सारी मगर बिल्कुल यह वीरवन तक काम करान। बारामूला के मकामी लोगों का कहना है कि इस बड़ी मशीनरी को दरिया से जल्द हटाना चाहिए और दरिया के किनारों को खूबसूरत बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। डिपार्टमेंट को चाहिए कि अगर उनके पास मशीनरी कोई काम की नहीं है तो वहाँ से हटा लेते, ताकि ये दरिया के बीच में आप जो ये बदमज़गी कर रहे हो, बदमज़गी लग रहा है चेहरे पर, इसको हटा लेते वहाँ से, तो मुझे लगता है कि बारामूला की खूबसूरती में ये दाग फिर नहीं लगते। डिपार्टमेंट को चाहिए, खासकर ये फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, उनको चाहिए कि वो वहाँ से वो कूड़ा करकट हटाए, वो जो कचरा वहाँ पर है वो वहाँ से हटा दे। और क्योंकि इस मशीन ने दरियाए झेलम से सिल्ट को हटाने में अहम किरदार अदा किया है, इसलिए हुक्काम को इस बड़ी मशीनरी को अब नीलाम कर देना चाहिए और इससे हासिल होने वाली आमदनी को दरिया को खूबसूरत और जाज़िबे नज़र बनाने पर खर्च करना चाहिए। बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बांडीपुरा के गुजरबल इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मकामी आबादी ने प्रोफेसर आशना को अपने मसाइल से आगाह किया। इस दौरान प्रोफेसर आशना ने जिला इंतजामिया से अपील की कि दूर दराज इलाकों में लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। डिग्री कॉलेज गुरेज में स्टडी कम एग्जामिनेशन सेंटर कायम करने की मांग की जा रही है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक इनकलाबी ने इग्नो हुक्काम से इस ज़िम्न में गुजारिश की है। दूर अफ्तादा और माशी तौर पर पसमानदा इलाका होने की वजह से यहाँ मुश्किलात दरपेश हैं। सेंटर बन जाने से यहाँ के तलबा व तालिबात और मुलाजमीन को आला तालीम के हुसूल में राहत मिल सकेगी। दूर उफ्तादा इलाका होने के साथ साथ एक पसमानदा इलाका भी है और यहाँ पे हमारे तलबा और तालिबात जो हैं वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और श्रीनगर और बांडीपुरा जाकर वो अपनी हायर एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर रीजनल सेंटर इग्नो श्रीनगर से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ
कि डिग्री कॉलेज गुरेज में स्टडी कम एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इग्नो का रखा जाए, ताकि तलबा तालिबात के साथ साथ गुरेज के मुलाजमीन भी अपनी आला तालीम को हासिल कर सकते हैं। बदलते मौसमी हालात पर माहिर माहौलियात ने तशवीश का इजहार किया है। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के सबब पूरी दुनिया में मौसमी तब्दीली आ रही है। वादी कश्मीर में बहार के मौसम में रवां साल बारिशें कम हुई और दर्जे हरारत में इजाफा देखने मिला। माहिर माहौलियात का मानना है कि जंगलात के बेतहाशा कटाव से भी माहौल खराब हो रहा है, जिसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। ये भी देखा गया है कि पर डिकेड 0.20 टू 0.50 अराउंड लगभग यही रेशो है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। बट ये भी एक चीज़ है कि हर जगह अब टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, दूसरी जगह वही टेम्परेचर इंक्रीज होगी, नहीं, ये डिफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हार्श विंटर्स भी आते हैं और हार्श समर्स भी आते हैं, ये समर भी आता है, मतलब बहुत जल्दी आता है समर। तो इसका मतलब यही नहीं है कि टेम्परेचर आप दूसरे इलाके में भी ये हो सकता है, ये टेम्परेचर वेरिएशन होती है, बट ग्लोबली अब अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब देख रहे हो सीजनल शिफ्ट्स हो रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। एंड इसमें यही तदाबीर है कि जो हमें जितने भी हमारे गैस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को रोकना पड़ेगा। वी मस्ट फाइंड सम अल्टरनेटिव्स, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो कोल हम जलाते हैं। इसी डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा। एंड तीसरी बात है जो गवर्नमेंट कर सकती है कि जो हमारे पास नॉर्मल एक लैंड होता है फॉरेस्ट पैच, हम क्या करते हैं उसको काट के उसको हम अर्बन एरिया बना रहे हैं, तो उन जो प्रैक्टिसेस है वो थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, इसकी वजह से सुधार आ सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पॉजिटिव मूवीज इंडिया की तरफ से पंचायती सिस्टम के साथ मिलकर काम करने के लिए यह एहतमाम करा गया था। इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में आंगनबाड़ी वर्करों और दूसरे महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। यहाँ मुनक्किदा प्रोग्राम का मकसद पंचायती निज़ाम में काम करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को तरबियत याफ्ता बनाना है। वर्कर्स ने इस प्रोग्राम में मुफीद जानकारी फराहम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराते हैं जो पिछले 4 महीनों से यहाँ पे चल रहा है। हम फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हम बुलाते हैं। आज हमने यहाँ पे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम किया है। इसमें दो ब्लॉक्स को हमने बुलाया है। इसमें शेराबाद और सिंहपुरा ब्लॉक है। मोस्टली इसमें ICDS वर्कर्स आई हैं। आज इनको हम यही सिखाते हैं कि पंचायत के साथ मिलकर इनको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कैसे हमें अचीव कर रहे हैं, पंचायत से मिलकर हमें कैसे काम करना है। इसमें जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हम बुलाते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, पंचायत हमें कैसे कश्मीर में डेवलप करनी है। जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि हमें फ्यूचर में कैसे काम करना है। पहले तो यहाँ पे ये नागबंगलो संबल सोनावारी में ऑल इंडिया नेशनल ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्टर्स की पहली तारीखी मेगा मीटिंग मुनक्किद हुई। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। ऑल इंडिया ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन के मंदुबीन के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ और दीगर ट्रांसपोर्ट यूनियन के नुमाइंदों के अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मुकर्रीरीन ने कश्मीर में ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर बरादरी से मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो कर्नाटक ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड की तर्ज पर ड्राइवरों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड कायम करे, ताकि बोर्ड के जरिए से ड्राइवरों के मसाइल का इजाला हो सके। हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने प्रोग्राम में शिरकत की और ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत सुनी। ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें टैक्स लिया जाता है लेकिन कुछ दिया नहीं जाता है। एक मुद्दा ये कि एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए खासकर ड्राइवर के लिए जो ये गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसको कभी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, वो कमा के देता है, वो ऑनर को भी कमा के देता है गवर्नमेंट, क्योंकि उसी जब वो कमाता है तभी हम गवर्नमेंट फीस या टैक्स वैक्स भरते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं। हम चाहते हैं कि कश्मीर से ये जो बात चल रही है ये सारी बातें देश को सारे ट्रांसपोर्ट को एक करने के बाद चल रही है। देश में ट्रांसपोर्ट के हालात बहुत ही ख़राब है और ज़्यादा हालात हमने देखा कश्मीर में बहुत ही हालात ख़राब है। तो हम जैसा यहाँ से जाएंगे के हित में बात करेंगे। हम 14 तारीख को नितिन गडकरी जी से हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में हम ये सारे बातें रखेंगे और कश्मीर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।